चलिए, पिछली जो फंडामेंटल की क्लास थी उसमें हमने आपको ब्लेज पास्कल तक का बताया था। ब्लेज पास्कल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पास्कलाइन नाम से एक मशीन बनाई थी। इसे दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता था। ब्लेज पास्कल के बाद भी एक दो उपकरण बने, लेकिन उन्हें जो है मशीन की श्रेणी में पूरी तरह से नहीं रखा गया। जैसे एक साइंटिस्ट थे जोसेफ जैकार्ड, इन्होंने एक लूम मशीन बनाई थी। लूम मतलब होता है हथकरघा, जिससे कपड़े बुनाई वगैरह का काम किया जाता है। तो लूम मशीन इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो कैलकुलेशन का नहीं बल्कि इनडायरेक्टली प्रिंटिंग का काम करती थी। लूम मशीन का व्यू भी हम आपको दिखाते हैं। ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं, इसको जोसेफ जैकार्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाया था 1804 में। एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाकी इसके बहुत डिटेल नहीं आते। तो यह एक लूम मशीन थी, मतलब हथकरघा, जो कि पंच कार्ड क्या होता है अभी आगे हम आपको बताएंगे। या इनडायरेक्टली आप समझ लो कि जैसे होल वाली पटरी आती है, उसमें आप पटरी में होल के सहारे ABCD लिख सकते हो। या देखा होगा बोरों वगैरह पे, काट वगैरह पे जो प्रिंटिंग होती है, तो उसमें होता क्या है कि लोहे की एक चद्दर सीट होती है जिसपे अपोजिट अक्षर कटे रहते हैं, और वो एक कपड़े को इंक या किसी कलर में भिगो लेते हैं, और वो पटरा रख के उस पर बस इंक वाला कपड़ा रगड़ देते हैं। जहाँ जहाँ उसमें होल होते हैं वो चीज़ बोरे पे लिख जाती है। ठीक, तो इसी तरह का कुछ सिस्टम इसमें था। इसमें भी प्रिंटिंग के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, और पंच कार्ड की सीक्वेंसिंग कर दी जाती थी कि किसके बाद कौन सा कार्ड आएगा। इस तरह से आप फैब्रिक मतलब फर्द, जो कपड़े की भी फर्द हो सकती है या अन्य चीज़ों की, तो इस तरह से वो फर्द पे डाटा प्रिंट करने का काम करता था। यानी आप कह सकते हैं कि फैब्रिक पे डाटा प्रिंट करने का काम करता था। लेकिन इसको पूरी तरह से प्रिंटर कहना संभव सही नहीं था। ठीक, तो इस मशीन के बारे में अगर हम देखें, ठीक, तो इसको 1804 में इन 1804 ठीक, सर जोसेफ जैकार्ड was designed a loom machine, एक लूम मशीन बनाई थी कार्ड, जिसका नाम बाद में जैकार्ड लूम कर दिया गया था, है ना। तो ये मशीन जो थी 1804 में बनाई गई थी, और ये जो है पंच कार्ड के सहारे फैब्रिक पे पैटर्न प्रिंट करने का काम करती थी। इट वॉज printed alternate fabric with the support of पंच कार्ड, यानी पंच कार्ड की सहायता से फैब्रिक पे पैटर्न प्रिंट करने का काम करती थी। ये मशीन का काम था। इसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत दिन तक कोई विशेष आविष्कार नहीं हुए। हाँ, सन 1822 1804 में, 1822 में एक साइंटिस्ट का नाम आता है सर चार्ल्स बेबेज। क्या नाम आता है? सर चार्ल्स बेबेज, नाम सुना होगा। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। इनकी एक थ्योरी प्रकाशित हुई थी, जिस थ्योरी में इन्होंने डिफरेंस इंजन नामक एक मशीन का जिक्र किया था। और ये एक ऐसी मशीन थी जिसमें आधुनिक कंप्यूटिंग के या मॉडर्न कंप्यूटर के, ठीक है, सारे फीचर्स को इनबिल्ड करने की कोशिश की गई थी। यानी वो मॉडर्न कंप्यूटर की तरह इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट हर तरह के टास्क करने में सक्षम है। समझनी चीज़। तो अगर देखा जाए तो सन 1822 में साइंटिस्ट सर चार्ल्स बेबेज was designed a machine called, डिज़ाइन तो हो ही नहीं पाई थी ये पूरी तरह से। सर चार्ल्स बेबेज was proposed, प्रस्ताव रखा था, टू किसको,
ब्रिटिश गवर्नमेंट ये प्रस्ताव दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिज़ाइन ए मशीन, एक मशीन बनाने का प्रस्ताव दिया था, और जिस मशीन को किस नाम से जाना जाता था, डिफरेंस इंजन। मशीन का नाम क्या दिया गया था, डिफरेंस इंजन। ठीक, इनका ऐसा मानना था इट वुड वर्क एट डेसिमल पैटर्न, मतलब ये अंकों में कैलकुलेशन कर सकती थी। बड़ा भाई डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि तब तो सर्कल से काम होता था, गोलियां गिन गिन के हम जोड़ते बिठाते थे। उस जमाने में कोई कह दे कि नहीं ऐसी मशीन बनाएंगे जो अंकों में कैलकुलेशन करेगी, तो ये समझ लो बड़ा मतलब भारी काम हो गया। क्योंकि तब के ज़माने में मशीन को गिनती सिखाना एक बड़ी प्रॉब्लम भरी बात थी। अब आज की डेट में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर सारे काम करता है, नंबर क्या संसार की सारी भाषाएं आती हैं। लेकिन तब मशीन का स्ट्रक्चर कैसा था, अबाकस, लकड़ी फ्रेम, 10 तार लगे, सब में 10-10 गोलियाँ पड़ी, तो उसमें कोई कहे कि जाए उसको गिनती सिखाना, समझ नहीं थी, तो संभव ही नहीं था। और आप किसी से कह भी नहीं सकते थे कि हम इसको गिनती सिखाने वाले हैं। लोग तुम्हारे घर जाके बताते कि दिखा लो, किसी डॉक्टर दिमाग डिस्टर्ब हो रहा है, समझ नहीं थी इसको, तब तकनीक इतनी ज़्यादा नहीं थी और ये अतिशयोक्ति भरे निर्णय लगते हैं, है ना। तो उस जमाने में इन्होंने प्रस्ताव दिया, और ऐसे ही प्रस्ताव नहीं दिया, पूरी थ्योरम के साथ प्रस्ताव दिया कि हम ऐसी मशीन बनाएंगे जो डेसिमल पैटर्न पे काम करेगी। अब सरकार भी खुश। तो एट दैट टाइम, यानी उस समय सस्ता युग था, दैट टाइम पेपर ले लो। तो एट दैट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट was provided, यानी उस समय 1700 पाउंड, इनको 1700 जो है पाउंड की धनराशि दी गई, 1700 पाउंड इस पे काम करने के लिए। ये और इनकी टीम ने काम करना शुरू किया था 1822 से लेकर 1835, यानी 11 साल इस पे माथा पच्ची हुई। ठीक, कि मतलब किस तरह से इस मशीन को बनाया जाए। 11 साल में काफ़ी भारी भरकम मशीन इन्होंने बनाई भी, करीब 13,600 किलोग्राम इस मशीन का वजन था, और काफ़ी इसमें पुर्जे भी लगाए गए थे। हम आपको ये मशीन दिखा देते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते बाद में ये प्रोजेक्ट जो है बंद हो गया। तो आप इस मशीन को देख सकते हैं, और आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी हुई है। कभी लॉकडाउन ख़त्म हुआ, आप इंग्लैंड जाते हैं तो देख आ सकते हैं। तो ये दुनिया का पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था, जो कि दिए गए इनपुट के आधार पे कैलकुलेशन कर सकता था। इसमें पूरे ट्राई किए गए थे, जिसमें 25,000 पुर्जे लगे थे और 13,600 किलोग्राम इसका वजन। 13,600 किलोग्राम ये बताया था हमने इसका वजन था। लेकिन ये है कि 1700 पाउंड में इतना कुछ बना डाले बहुत था। इसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इस प्रोजेक्ट को 1833 में बंद कर दिया गया। समझ गए ना। तो ये इनका पहला आविष्कार था। तो इसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट था इट वाज किल्ड इन कब 1833। क्यों बंद कर दिया गया? ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। 1833 में ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। अब ये प्रोजेक्ट बंद होना समझ लो इनकी टीम के लिए एक बहुत बड़ी निराशा की बात थी। लेकिन दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनकी 4 से 10 बार चैन उतर जाए तो उसको साइकिलेट लात मार मार के पटक पटक के किनारे फेंक देते हैं, है ना। दूसरे वो लोग जो अगर 1-2 बार फेल हुए तो फिर ट्राई करते हैं, और ये तो 11 साल फेल हुए। लेकिन ये कह लो कि वहाँ जलवायु ठंडी है, बर्फ़ गिरती रहती है, दिमाग जल्दी गर्म नहीं होता, यह मशीन भारी थी उसको उठा नहीं पाए, पैर मारने में खुद ही चोट लग सकती थी। ठीक, जो भी कारण रहा हो, इन्होंने 1833 के बाद
दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और उस प्रोजेक्ट में मदद करने में एक नाम और आता है, वो है मैडम अगस्ता अदर, जिन्हें बाद में मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा गया। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर 1833 1833 के बाद सर चार्ल्स बेबेज was tried to design, एक और मशीन यहाँ पे बनाई गई जिसका क्या नाम रखा गया था, एनालिटिकल इंजन। एंड इसकी जो पहली प्रोग्रामर थी, फर्स्ट प्रोग्रामर वाज मैडम अगस्ता अदर, कॉल्ड मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इन्हें आधुनिक कंप्यूटर की माता भी कहा जाता है। एंड सर चार्ल्स बेबेज जो है, ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा गया। ये पहली ऐसी मशीन थी जो आधुनिक कंप्यूटर की तरह तीनों काम, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट आसानी से कर सकती थी। इसको पंच कार्ड के जरिए प्रोग्राम किया जाता था। पंच कार्ड अभी हम आपको आगे बता देंगे। और ये मशीन जो है करीब 3 मंजिल बिल्डिंग के बराबर है। हाँ, इसकी जो ऊंचाई है करीब, ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई है ये करीब 3 मंजिल बिल्डिंग के बराबर है। हम आपको इस मशीन का चित्र दिखाते हैं। एनालिटिकल इंजन, हमने कहा ना आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में रखी है। अगर आप कभी इंग्लैंड जाते हैं पैसा वैसा इकट्ठा करके तो आप देख के आ सकते हैं। ठीक, तो ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं ये एनालिटिकल इंजन है। चार्ल्स बेबेज ने अपनी ज़िंदगी भर इस पर काम किया। ये मशीन 1949 में बन के तैयार हुई थी, सॉरी 1849, और 1871 तक चार्ल्स बेबेज ने इस पर काम किया। 1871 में चार्ल्स बेबेज की डेथ हो गई थी। ये जो चेहरा आप देख पा रहे हैं ये चार्ल्स बेबेज है। तो यह दुनिया का पहला मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है और इसे पंच कार्ड के जरिए प्रोग्राम किया जा सकता था। और यह कंप्यूटर की तरह 3 कार्य, मतलब तीनों कार्य कौन कौन से, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट दे सकता था। आकार में यह 3 मंजिल बिल्डिंग के बराबर होता था। इसी से आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखी। इसी कारण इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसकी प्रथम प्रोग्रामर जो कि लेडी मैथमेटिशियन है, मैडम लेडी अगस्ता अदा को मदर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद मेन समस्या इन लोगों के पास या आने वाली वैज्ञानिक पीढ़ी के पास ये थी कि मशीन को मानवीय भाषा में काम करने योग्य कैसे बनाया जाए। जैसे आज की मशीन को हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, नंबर भी आते हैं। देखो हम अंग्रेजी में टाइप कर रहे हैं, आप नंबर डाल के कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें समस्या यही थी कि आप मशीन को हिंदी कैसे सिखाओगे या अंग्रेजी कैसे सिखाओगे, क्योंकि मशीन हम कहें कि हमारे मोटरसाइकिल को गिनती सिखा दो तो ये बड़ा डिफिकल्ट काम है, आप उसको गिनती नहीं सिखा सकते। जबकि आज की डेट में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर को दुनिया की सारी चीज़ें आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब संभव कैसे होगा, समझिए चीज़। तो इसका एक इजी फार्मूला है और इसको धीरे धीरे सोचा गया। सोचा यूँ गया कि पहले ये सवाल उठा कि मशीन को मानवीय भाषा सिखाई कैसे जाए। तो मशीन को तो आप कुछ सिखा नहीं सकते, क्योंकि मशीन एक डेड चीज़ है, समझिए चीज़। तो दूसरा तरीका है कि चलो मशीन को हम नहीं सिखा सकते, मशीन डेड है, हम तो जिंदा, हम मशीन की भाषा सीख लेते हैं, बाद में ट्रांसलेशन बना लेंगे मशीन की भाषा को अपनी भाषा में और अपनी भाषा को मशीन की भाषा में। आप लोगों को शायद पता भी कि मशीन की भाषा क्या होती है, हम बता सकता है मशीन की भाषा क्या होती है। मशीन दरअसल बाइनरी भाषा पे काम करती है, 1 0 1 0, और ये मशीन की एक्चुअल लैंग्वेज नहीं है।
ये मशीन की कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज है। कॉम्प्लीमेंट्री जानते हो, पूरक। एक्चुअल में मशीन को सिर्फ दो चीजें आती हैं, पता है, एक ऑन होना और एक ऑफ होना। हमारे घर में पानी वाला मोटर है, बिजली पंखा है, मोटरसाइकिल है, जनरेटर है, टीवी है, कंप्यूटर भी है। इन सब को सिर्फ और सिर्फ दो चीजें आती हैं, सिर्फ ऑन होना और ऑफ होना। इसके अलावा दुनिया की किसी मशीन को कुछ भी नहीं आता। तो जब वैज्ञानिक समूह को यही पता चला कि मशीन की जो भाषा है वो ऑन ऑफ होती है, मतलब दो ही सिग्नल पे मशीन वर्क करती है। और अगर तुम डायरेक्ट हिंदी अंग्रेजी को इसके साथ मर्ज करो तो ये संभव नहीं है। अंग्रेजी में ए से जेड 26 सिग्नल, गिनती में 0 से 9 10 सिग्नल, और मशीन समझ कितने सकती है, सिर्फ 2 सिग्नल। अब आप मशीन के साथ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ठीक 2 सिंबल कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब 2 ही सिंबल उसमें यूज होते हैं। बाकी किसी भी भाषा में 2 सिंबल यूज नहीं होते। दुनिया में इकलौती बाइनरी ऐसी भाषा है जिसमें 2 सिंबल का इस्तेमाल होता है। जो बाइनरी है वो 2 ही सिंबल में लिखी जाती है, 1 और 0। इसलिए मजबूरन मशीन की भाषा में किसका इस्तेमाल किया गया, बाइनरी का। तो पहले अपनी भाषा को बाइनरी में बदलो और उसके बाद मशीन में ठूंस दो। समझ रहे हैं हमारी बात नहीं समझ। अब समस्या वहाँ पे ये थी कि बाइनरी में बदलोगे कैसे। तुम अपनी भाषा को बाइनरी में बदलोगे कैसे। बदल सकते हो, बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बदल सकते हो। हम बताते हैं कैसे बदल सकते हो। बड़ा आसान होता है बाइनरी में बदलना। जिस संख्या को बाइनरी में बदलना हो उसे 2 से भाग करना रहता है। जैसे 9 को बाइनरी में बदलना, तो 9 को बाइनरी में कैसे बदलोगे, 9 को आपको भाग करना होगा, ठीक, 2 से। ठीक, हम आपको भाग करके बताते हैं। भाग करना तो आता होगा सबको, मैं ऐसी उम्मीद है। देखो दुनिया का नियम है, या तो भाग करो या भाग करो। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो कोई संख्या है, सपोज दैट हम ले लेते हैं 9। इसे आपको बाइनरी में बदलना है, इसे 2 से भाग करना पड़ेगा। करोगे कैसे, पहले इसे 2 से भाग करो। 2 चौके 8, 9 है तो 4 ही बार जाएगा, 5 बार कर देंगे 10, ज़्यादा हो जाएगा। 2 चौके 8, बचा कितना, 1 बचा, क्योंकि 9 है। जो 1 बचा आप इसको पड़ोस में लिख लो, यानी 1 को आप यहाँ पे लिख लो, फिर भाग करो, फिर तुमने भाग किया तो 2 दूने 4। अब की बार तो हमको लगता है पूरा पूरा कट गया, तो अब की बार भागफल कितना बचे, शेष फल कितना बचेगा, 0। जब कुछ नहीं बचेगा तो हम वहाँ पे क्या लिख लेंगे, 0। फिर 2 से भाग करो। तो अब की बार जब हम 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, कितना बचा, 0। अब लास्ट में बचा 1 में तो 2 से भाग जाएगा, कोई बात नहीं। इसको उल्टा लिखना रहता है, 1 को भी शेष मान लो और इसको उल्टा लिख लो। उल्टा मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। तो पहले क्या है 1, फिर क्या है 0, फिर क्या है 0 और फिर क्या है 1। इस तरह से आप बड़ी आसानी से किस में बदल सकते हो, बाइनरी में। कोई भी संख्या हो आप उसे बड़ी आसानी से किस में बदल सकते हो, बाइनरी में। लेकिन दुख की बात जानते हो क्या है, कंप्यूटर ABCD को भी तो बाइनरी में पढ़ता है। अब तुमसे कोई कहे A को 2 से भाग करो, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे।
भाई ए लेटर को तो 2 से भाग किया नहीं जा सकता कि किया जा सकता। तो ये हमारी समस्या नहीं है, ये उस वैज्ञानिक समुदाय की समस्या थी जो इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे। क्योंकि समस्या उनके सामने भी विकट थी कि आप बाइनरी का इस्तेमाल तो कर सकते हो, लेकिन समस्या यह है कि बाइनरी में सिर्फ नंबर को बदला जा सकता है, जबकि अल्फाबेट को बाइनरी में नहीं बदला जा सकता। तो यहाँ पे एक सिस्टम निकाला गया कि न नंबर को नंबर रखा गया, न अक्षर को अक्षर रखा गया, सबकी एक तरफ से कोडिंग कर दी गई और इन्हें नाम क्या दिया गया पता है? आस्काई कोड्स। समझ गए ना? इनको कायदे से समझ लो क्योंकि ये बहुत काम आएंगे। आस्काई कोड का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिका के स्टैंडर्ड कोड जिनका इस्तेमाल किसने किया जाता है? सूचना के परावर्तन में। समझ में चीज़। अगर हम इन कोड लेंथ की बात करें तो इनकी जो कोड लेंथ होती है वो 0 से लेके 255 होती है। तो 0 से लेके 255 कुल कितनी डिजिट हुई पता है? 0 से 255 टोटल कितनी डिजिट होंगे? 256। भाई 1 से 255 डिजिट हुई, 0 एक डिजिट 0 भी तो है, तो एक डिजिट तोड़ दो, 256 डिजिट हुई। इसमें 0 से लेकर 256 तक समझनी चीज़ जितने भी कोड हैं सब किसी न किसी अक्षर, नंबर या सिंबल का निर्माण करते हैं। पता है? इसमें 0 से लेकर 255 तक जितने भी कोड हैं सब किसी न किसी अक्षर, नंबर या सिंबल का निर्माण करते हैं। अब इसमें कौन किसका निर्माण करता है इसको चेक करने के 2 तरीके। पहला तरीका क्या होता है कि आप एक्सेल में कोड कमांड की मदद से चेक करिए कि किस कोड से कौन सा अक्षर बनता है। दूसरे आपके कीबोर्ड में नम लॉक होती है, इसको आप ऑन कर लीजिए। नम लॉक जब ऑन कर लेंगे तो वो नंबर लिखने लगेगा। जैसे इसमें भी नोट पैड खुला हुआ है, तो देख लें जब नंबर लिखने लगेगा तो आपको करना क्या है कि अल्टर बटन दबाए रहना और जिसका भी कोड टाइप कर देंगे ठीक उसका अक्षर लिख के आ जाएगा। जैसे मान लो हम 6-5 टाइप करें, ठीक अल्टर दबाए रहें, इसे 6-5 टाइप करें तो प्रॉपरली सही से काम नहीं करना तो वहाँ पे जो है ठीक ए लिख जाएगा। इसी तरह से अल्टर दबाए रहें, ठीक आप वहाँ पे 6 टाइप करेंगे तो बी लिख जाएगा। तो ऐसे 0 से लेकर 255 तक इसका क्या कोड होता है आप बड़ी आसानी से इन कोड के जरिए उसको जो है चेक कर सकते हैं। ये बड़ा आसान तरीका है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम आपको बताते हैं। इसे नम लॉक आपने ऑन कर लिया, आपको अल्टर दबाए रहना है ठीक। और इसके बाद जैसे 6 टाइप किया जो ही आप अल्टर छोड़ोगे यहाँ पे देखोगे क्या लिख गया देखो। फिर आप अल्टर दबाए रहेंगे 6 टाइप करेंगे क्या लिख जाएगा। ये क्यों लिख रहा है उसका हम आपको कारण बता दें। यहाँ पे अगर हम देखें तो 0 से लेकर 255 तक सब कोड होते हैं, लेकिन अगर हम कैपिटल ए से जेड की बात करें तो कैपिटल ए से जेड के कोड जो हैं ये 65 से 90 के बीच हैं। इसी तरह से अगर हम स्मॉल ए से जेड की बात करें तो ये हमारे 97 से 122 के बीच आते हैं। समझ गए ना? जो हम स्पेस देते हैं पता है इसका भी कोड होता है। स्पेस को कंप्यूटर 32 पढ़ता है और जो ये 0 से 9 हम लोग पढ़ते हैं इसका भी कोड होता है। इसको कंप्यूटर 48 से 57 पढ़ता है। 0 से 9 की क्यों कोडिंग की गई? 0 से 9 की अगर कोडिंग न की जाती तो वहाँ एक दिक्कत होती। आप 65 टाइप करते तो उसे 65 वाला 65 समझता
ये वाला कंसेशन, तो इसलिए यहाँ पे जो है कोडिंग कर दी गई। समझ गए ना हमारी बात? तो 0 से लेकर 255 तक हर कोड किसी न किसी अक्षर का निर्माण करता है। समझ गए ना? अक्षर या सिंबल का निर्माण करता। और जब हम कीबोर्ड से कोई भी अक्षर या सिंबल टाइप करते हैं तो कंप्यूटर सबसे पहले उसका क्या निकालता है? आस्काई कोड। कोड निकालने के बाद फिर उसे बाइनरी में बदला जाता है। जैसे मान लो हम बात करें 65 की, तो 65 जैसे ए का कोड है तो इसको बाइनरी में बदला जाएगा। कैसे बदला जाएगा? 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 और 2 दूने 4, कितना बचा? 1। फिर हम यहाँ पे 2 से भाग करेंगे, फिर जब आप 2 से भाग करोगे तो ये पूरा कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 6 12, कितना बचा? 0। फिर आप 2 से भाग करोगे, ठीक। फिर जब 2 से भाग करोगे तो 2 8 16, कितना बचा? 0। फिर आप 2 से भाग करोगे, ठीक। 2 चौके 8, कितना बचा? 0। फिर आप 2 से भाग करोगे, ठीक। फिर 2 दूने 4, कितना बचा? 0। फिर आप 2 से भाग करोगे, ठीक। 2 1 कम 2, कितना बचा? इसे उल्टा लिखो, 1 5 0 और फिर 1। समझ गए ना हमारी बात? तो अगर हम ए को बाइनरी में बदलते हैं तो ए का कोड क्या आएगा? ए में कैपिटल ए की बात हो रही है, क्या कोड आएगा? 1 1 2 3 4 5 बार 0। लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत है, पता है? जैसे ए का कोड 65 होता तो किसी का कोड 1 भी होगा, किसी का कोड 2 भी होगा, किसी का कोड 3 भी होगा। अब जिसका कोड 1 होगा उसकी तो बाइनरी भी 1 आएगी। जिसका कोड 2 होगा, 2 को बाइनरी में बदलोगे तो 1 0 आएगा। किसी का कोड 255 भी होगा, 255 को आप बाइनरी में बदलोगे तो 8 बार 1 आता है, पता है? हाँ, 8 बार 1 आएगा बाइनरी का, मतलब 255 का तो बाइनरी कोड होता है। अब कंप्यूटर अगर इसको ऐसे ही स्टोर कर दे, पता चला किसी की 1 डिजिट आई, किसी की 3 डिजिट आई, किसी की 5 डिजिट आई, किसी की 8 डिजिट आई, तो कंप्यूटर खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें किसकी डिजिट कहाँ तक सेव है, नहीं हो जाएगा। तुमसे कोई पूछे इसमें किसकी डिजिट सेव है तो बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, सब खिचड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक गणित और लगाई गई। सबसे बड़ा कोड कौन सा है? 255। 255 को बाइनरी में बदलने पर कितनी डिजिट में बदलता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे एक नियम बना दिया गया कि हर कोड 8 ही डिजिट में स्टोर होगा। लेकिन अब 1 का तो 7 में आया, तो 7 में आएगा तो 1 कम है, आगे 1 0। 1 डिजिट आएगा तो आगे 7 कम है तो आगे 7 0। समझ गए ना? 2 डिजिट में आएगा तो आगे 6 कम है तो आगे 6 0। आगे 0 का कोई मतलब भी नहीं होता और डिजिट भी पूरी हो जाती है। तो इस तरह से कोई भी अक्षर जब मेमोरी में स्टोर होता है तो वो 8 ही डिजिट में स्टोर होता है। और 0 होता तो ये 0 ही आता, लेकिन जब वो 0 को स्टोर करेगा तो भी वो 1 0 नहीं स्टोर करेगा, बल्कि कितना स्टोर करेगा? पूरा 8 0। तो इस तरह से जितना भी डाटा कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है वो 8 डिजिट में स्टोर होता है। लेकिन स्टोर बाइनरी में नहीं होता। तो तुम बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, अंदर कोई रजिस्टर होगा, उसमें 1 0 1 0 1 लिख जाएगा। अंदर झाँक के देखो, उसमें कोई रजिस्टर नहीं लगा। तो फिर ये स्टोर कहाँ होता है? डाटा स्टोर कहाँ होता है, इसका हमें सिस्टम बताना है। कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए प्राइमरी तौर पे रैम का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है रैम का, ठीक है? रैम हम आपको दिखा देते हैं।
प्राइमरी तौर पे जितना भी डाटा स्टोर होता है वो रैम में स्टोर होता है। ठीक? ये जो उपकरण है ये रैम है, इसमें भी होगा हमारे पास चित्र। ठीक है, चलो रैम क्या होती है ये देखिए, रैम इन सीपीयू। प्राइमरी तौर पे जितना भी डाटा स्टोर होता है इसमें स्टोर होता है, ये कई रैम है, 1 2 3। आपको स्पेशल रैम की सिंगल इमेज दिखा देते हैं, देख पा रहे हैं ये उपकरण, ये रैम होती है। इन रैम में ये आईसी लगी होती है, दिख रहे हैं ये जो आईसी लगी होती है इनमें कैपेसिटर्स होते हैं। कैपेसिटर मदरबोर्ड या टीवी या रेडियो कुछ भी खोलो तो देखोगे उसमें सेल जैसे लगे होते हैं, अभी गौर किया, सेल जैसे उल्टे उल्टे लगे होते हैं, वैसे हम तुमको दिखा दें कैपेसिटर्स होते क्या हैं और देखने में कैसे लगता है। ये उपकरण देख पा रहे हैं, इनको कैपेसिटर्स बोला जाता है। कैपेसिटर्स का काम क्या होता है, या तो ये चार्ज होल्ड करते हैं या तो नहीं, मतलब या तो इनमें करंट होगा और या फिर इसमें करंट नहीं होगा, बस इतना काम जान। ये बड़े कैपेसिटर, रैम में जो कैपेसिटर लगते हैं वो अति सूक्ष्म नैनो कैपेसिटर से बताते हैं। तो रैम में भी आईसी लगी होती है, ठीक, और जो आईसी होती है इन आईसी में बहुत सूक्ष्म कैपेसिटर होते हैं। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है, या तो इनमें इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं रहता है। तो कैसे नहीं रहता है, कैसे डाटा स्टोर होता है ये समझो। तो प्राइमरी तौर पे कंप्यूटर में जितना भी डाटा स्टोर होता है वो रैम स्टोर करती है। तो पहले हम अपनी भाषा को बाइनरी में बदलते हैं, फिर ये देखा जाता है कितने 1 है और कितने 0। समझने की चीज़, तो जितने 1 आते हैं तो कैपेसिटर ऑन होते चले जाते हैं, यानी उनमें चार्ज रहता है, और जितने 0 आते हैं कैपेसिटर ऑफ रहते हैं। तो जितने 1 आएंगे कैपेसिटर ऑन होते चले जाएंगे और जितने 0 आएंगे कैपेसिटर ऑफ होते चले जाएंगे। तो आज भी कंप्यूटर में जितना भी डाटा स्टोर होता है वो सब ऑन ऑफ में ही स्टोर होता है, इसीलिए रैम तब तक डाटा स्टोर करती है जब तक पावर सप्लाई है या तो आप फाइल को सेव कर दो। अगर अचानक कंप्यूटर बंद हो गया तो रैम डाटा को लॉस कर देगी। क्यों लॉस कर देगी, जितना ऑन आप था उस ऑफ हो गया, दोबारा रैम का जो का ऑन था। तो ये ध्यान रहे कि जितना भी डाटा स्टोर होता है वो प्राइमरी तौर पे रैम में स्टोर होता है, और रैम में भी डाटा स्टोर करने का काम कैपेसिटर के जरिए होता है। ठीक, तो जब हम अपनी भाषा को बाइनरी में बदलते हैं तो हम क्या बदलते हैं, कंप्यूटर खुद ही बदलता है। जब हम टाइप करते हैं तो कंप्यूटर हमारी भाषा को बाइनरी में बदलता है। बाइनरी बदलने के बाद देखा जाता है कितने 1 आए और कितने 0 आए। जितने 1 आए होते हैं कैपेसिटर ऑन होते चले जाते हैं और जितने 0 आए होते हैं कैपेसिटर ऑफ होते चले जाते हैं। इसी तरह से सारा डाटा जो है कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। समझ गए ना हमारी बात? ठीक, तो इतना नोट कर लो आप लोग। ठीक है।